आज रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में जानेंगे और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज भी जिसे बोलते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो एनर्जी रिसोर्सेज जो होते हैं, फर्स्टली देखते हैं कि एनर्जी रिसोर्सेज दो तरीके के बेसिकली हैं। एक हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एक हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसका मतलब एक रिसोर्सेज कन्वेंशनल है और एक नॉन कन्वेंशनल है। तो कन्वेंशनल जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, जिसमें एनर्जी प्रोडक्शन जो है या पावर प्रोडक्शन जो है वो कन्वेंशनल मेथड से होता है, तो वो थर्मल एनर्जी जनरेशन है या फिर न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन है। तो ये सब कन्वेंशनल मेथड्स हैं पावर को या एनर्जी को जनरेट करने के। लेकिन और या बिग हाइड्रो है, मैक्रो हाइड्रो है। लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ऐसे रिसोर्सेज हैं जो जैसे सोलर है, एनर्जी है, सूर्य की ऊर्जा है, और विंड एनर्जी है, पवन ऊर्जा है। तो इस प्रकार से और भी है। तो जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं उसमें फ्यूल लगता है, उसमें कोई ना कोई इनपुट फ्यूल का लगता है। जैसे थर्मल पावर प्लांट्स में कोयला, कोल है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूरेनियम है। तो वहीं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज या रिन्यूएबल एनर्जी जो रिसोर्सेज हैं उसमें जैसे सोलर एनर्जी है, सूर्य ऊर्जा है, तो उसमें सोलर इरेडियंस या सोलर इंसोलेशन, सूर्य की किरणों से ही ऊर्जा बनती है। और विंड एनर्जी में क्या होता है कि हवा से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। हवा का जो फोर्स होता है, विंड का जो फोर्स होता है, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है यूजिंग विंड टर्बाइंस। और इसके साथ साथ बायोमास है, बायोगैस है जिसे बोलते हैं, बायोमास से भी बन सकती है। जियोथर्मल मीन्स जो धरती के अंदर या जो अर्थ के अंदर गर्मी है, ऊष्मा है, और जो हीट है उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जा सकता है। इसके साथ साथ टाइडल एनर्जी है, जिसे ओशनिक बॉडीज़ से प्राप्त होने वाली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। जैसे ओशनिक बॉडीज़ में जो फोर्स होते हैं टाइड्स के माध्यम से, यानी ज्वार भाटों के माध्यम से, या वेव्स के माध्यम से, तरंगों के जो जल तरंगे हैं उनके माध्यम से। और इस तरीके से जो ओशनिक फोर्स और करंट्स हैं, तो ओशनिक वाटर के ज़रिए भी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी या एनर्जी को जनरेट किया जा सकता है। तो ऐसे सारा का सारा, चाहे फ्यूल सेल्स हों या फिर और भी हाइड्रोजन एनर्जी हो, हाइड्रोजन एनर्जी के थ्रू बायोमास एनर्जी हो, तो ये सारे के सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। जैसे एमएचडी जनरेशन है, मैग्नेटो हाइड्रो डायनेमिक जनरेशन, डायनमो जनरेशन, जिसमें कि एक फ्लूइड है, फ्लोइंग फ्लूइड है, चाहे वो लिक्विड है या गैस है, मूविंग फ्लूइड है, उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड के में रखा जाए या पास कराया जाए फ्लोइंग फ्लूइड को, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है। तो तभी इसका नाम जो है एमएचडी जनरेशन है। तो एक चीज़ बहुत देखने में मिल रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में जो है एक पुनरावृत्ति है चीज़ों की, मीन्स अ रिपीटिशन ऑफ द सोर्सेज। इट मीन्स कि सोर्सेज जो हैं, जो स्रोत हैं रिन्यूएबल एनर्जी के या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के, वो ख़त्म नहीं होने वाले, वो समाप्त नहीं होने वाले। क्यों? क्योंकि प्रकृति द्वारा या नेचुरल फिनोमिनन या नेचुरल नेस के ही द्वारा प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है वो रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी या अतिरिक्त ऊर्जा के स्रोत, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत। और अब तो वैकल्पिक क्या है कि उसका कंट्रीब्यूशन पावर सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में बढ़ गया है बहुत, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का। तो अब तो वो बहुत ज़्यादा लोड पे आ गया है कि लोड जो पावर प्रोफाइल इफ़ यू विल चेक, तो एनर्जी का जो प्रोफाइल है या एनर्जी प्रोडक्शन प्रोफाइल अगर चेक करेंगे तो ये पाएंगे कि जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, तो उसका कंट्रीब्यूशन पिछले कई समय में अब टोटल पावर प्रोडक्शन में कई परसेंटेज बढ़ गया है। अब इसके कुछ एडवांटेज हैं, क्योंकि ये अब जैसे सोलर एनर्जी है, अब सूर्य तो डेली आएगा, सूर्य तो डेली उगेंगे और डेली सनरेज आएंगी। तो इसीलिए उस हीट को जो सनरेज में होगी, उस हीट को जो है सोलर कलेक्टर या फिर फोटोवोल्टाइक के माध्यम से या सोलर मॉड्यूल्स के ज़रिए
कन्वर्ट करेंगे, किस में करंट में कन्वर्ट करेंगे, डीसी नेचर्ड जो है सप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और किसी तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तब प्राप्त करेंगे। अब जो है कि जैसे विंड है तो विंड जैसे विंड जहाँ पे भी विंड फ्लो करने का स्थान होगा या जहाँ पे भी हवा या पवनों के बहने का स्थान होगा वहाँ पे विंड टरबाइंस या विंड फार्म्स को लगा करके भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक्सेस या फिर हार्नेस किया जा सकता है। तो इसमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज दे आर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पॉल्यूशन फ्री सोर्सेज हैं। ये क्या है कि पॉल्यूशन फ्री सोर्सेज हैं और पॉल्यूशन इसमें होता नहीं है, यानी इन्वायरमेंट कंसर्न को ध्यान में रखने वाले, इन्वायरमेंटल कंसर्न या प्रकृति को ध्यान में रख के कि पॉल्यूशन कम होगा, इस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करना या पावर को जनरेट करना, एनर्जी जनरेट करना रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से मुख्य उद्देश्य या मुख्य लक्ष्य ऑब्जेक्टिव होता है। The main gist and the objective of the renewable energy production is the pollution free energy and which is giving a more emphasis on the environmental concerns and economy also. अब जब रिन्यूएबल एनर्जी को जब करते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी में एक कॉस्ट भी होती है। तो जिस समय पर रिन्यूएबल एनर्जी का कोई भी प्लांट, चाहे सोलर पावर प्लांट हो या विंड टर्बाइंस हो या विंड पार्क्स हों, सोलर फार्म्स हों या सोलर पार्क्स हों, कहीं पर भी लगाते हैं तो उसमें एक इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगती है कि जब कभी भी लगाएंगे तो कितना इंस्टॉलेशन कॉस्ट होगा और फिर कॉस्ट लगने के बाद क्या प्रोडक्शन होगा, फिर मेंटेनेंस कॉस्ट कितना होगा और फिर उसके बाद फाइनली लॉसेस कितने होंगे, क्योंकि लॉसेस भी कैलकुलेट करेंगे कि पावर लॉस कितना होगा और इकोनॉमी कैसे लगेगी, कितना पैसा लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी। तो लॉसेस भी जिस तरीके से होंगे, क्योंकि पावर का लॉस अगर ज़्यादा होगा तो उसको कम करना होगा, ऑप्टिमाइज़ करना होगा और लॉसेस को कंसर्न या कैलकुलेट करना इसलिए ज़रूरी होता है, चाहे वो इकोनॉमिक लॉस हो या फिर टेक्निकल यानी टेक्नो पावर लॉस हो, क्योंकि पावर का लॉस कम होगा तो उस पावर को पावर या एनर्जी को क्या कर पाएंगे कि फिर से सप्लाई कर पाएंगे किसी डिमांड पे, तो वहाँ से पैसा जनरेट होगा या इकोनॉमी जनरेट होगी। तो इसीलिए इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, जिसे ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी O&M कॉस्ट बोलते हैं। और चूँकि रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्लांट्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी जब इंस्टॉल करते हैं कहीं पे, रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्रोडक्शन प्लांट इंस्टॉल करते हैं, ऐसे समय पर ये देखा जाता है कि पे बैक एयर कितना है। एक टर्मिनोलॉजीज होती है जिसे बोलते हैं पे बैक एयर या पे बैक पीरियड बोलते हैं, पी या PYB भी बोलते हैं, पे बैक या पे ईयरली बैक पीरियड। इसका मतलब ये है कि पे बैक पीरियड, इसका मतलब कितने समय के बाद वापस जो है प्रॉफिट जो है किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी के पावर प्लांट या एनर्जी पावर प्लांट को इंस्टॉल करने के बाद मिलने लगा, तो उसे पे बैक एयर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि 20 या 25 साल तक एक रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट की एक लगभग, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल की एक टोटल लाइफ स्पैन है कि 20 या 25-30 साल तक कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट चलेगा। अब शुरुआती 5 या 10 या 5-7 साल में जो भी है कि जो लागत लगाई है या फिर जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगाया है वो लग गया और वो उतना इनकर हुआ इतने सालों तक। तो मान लीजिए 5 या 7 साल था या जो भी था, और उसके बाद जो मिलना शुरू हुआ, 5 था तो 5 के बाद जो मिलना शुरू हुआ, या 7 साल था अगर पे बैक पीरियड, उसके बाद जो मिलना शुरू हुआ तो वो प्रॉफिट है। तो इसीलिए पे बैक पीरियड भी जो है रिन्यूएबल एनर्जी जिस समय जनरेट करते हैं तो पावर प्लांट बनाते समय या ऐसे एनर्जी के जो सोर्स खड़े करते हैं तो उस समय पर इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो टेक्निकल और एनालिटिकल जो इवैल्यूएशन है, टेक्नो इकोनॉमिक जो इवैल्यूएशन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जब कभी भी किसी रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट को लगाते हैं। अब जैसे एनर्जी का फ्लो जो होता है, सबसे पहले एनर्जी को जनरेट करते हैं, पावर को जनरेट करते हैं, फिर ट्रांसमिट करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और तब कंजम्पशन होता है, यानी लोड, यानी जो कि एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है उसे लोड बोलते हैं, तो वहाँ पे पहुँचता है। अब एक चीज़ और यहाँ पे पढ़ते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से कि जो एप्लीकेशन इसकी ये देखने में मिलती है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल जहाँ पे पावर या एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट होना है,
तो कहीं जनरेशन से आ रहा होगा मेन ग्रिड से और ट्रांसमिशन से होते हुए तब डिस्ट्रीब्यूशन में पहुंच रही होगी। ये तो एक रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन में ही अगर जनरेशन भी कर दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ही अगर जनरेशन भी कर दिया जाए तो उसे बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन। तो उसे बोलते हैं डीजी, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एंड पर ही एक तो कन्वेंशनल पावर मेथड से आ ही रही है मेन ग्रिड से, तो और अगर अलग से कोई सोर्स लगा के एक और सोर्स एडिशनली इंट्रोड्यूस करके भी अगर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन में किया जाए तो उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन। तो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन करने का अगर माध्यम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होगा, इसका मतलब रिन्यूएबल डीजी होगा। कोई सोलर पावर प्लांट है या फिर सोलर पावर प्लांट है, विंड एनर्जी है, वो अगर लगाया जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन के आसपास तो जो वहाँ पर जो भी लोड होगा नियर बाई में तो उसको इजीली फीड कर दिया जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो ट्रांसमिशन में लॉस है वो बच जाएगा और पेनिट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन में पावर का उतना ही करा सकेंगे जितना लोड, उसको कम ज़्यादा वेरी कर भी सकते हैं। तो इसीलिए वेरिएंस कर सकते हैं, पेनिट्रेशन जिसे बोलते हैं, यानी पावर को कितना इंड्यूस करना, कितना डालना है डिस्ट्रीब्यूशन पे और डीजी, रिन्यूएबल डीजी के माध्यम से। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो कन्वेंशनल मेथड हैं लाइक थर्मल पावर प्लांट्स हैं या न्यूक्लियर या और भी कोई मेथड्स कन्वेंशनल हैं, वो क्यों जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के इर्द गिर्द नहीं लगाया जाता है। उसका कारण ये भी है कि एक तो पॉल्यूशन फ्री जो है, क्योंकि जहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो तो पॉपुलेशन एरिया में ही होगा और वहाँ पर अगर पॉल्यूशन से युक्त ज़्यादा कोई पावर प्लांट लगाएंगे तो दैट मे कॉज सम हेल्थ हैज़ार्ड्स एंड हाइजीन हैज़ार्ड्स ऑल्सो एंड मैनी ऑफ द इमिशंस एंड गैसेज ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ों के माध्यम से या इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को देखने के माध्यम से जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर जो जनरेशन है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन जिसे कहते हैं वो भी रिन्यूएबल के ही माध्यम से, यानी सोलर हो गया, विंड हो गया और भी जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है उसके माध्यम से कर सकते हैं। मोस्टली सोलर और विंड से करते हैं। तो इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी के यानी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के ये भी फ़ायदे हैं। अब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी से एक चीज़ और होगी कि वो होता है गैस इमिशन। अगर कोल को बर्न करेंगे, जो भी फ्यूल बर्न करेंगे उससे कुछ ना कुछ या तो रेडियो एक्टिविटी या फिर रेडिएशंस पैदा होंगे जैसे यूरेनियम से होते हैं, या फिर कोल से हवा जैसे स्मोक और ये सब, चाहे कितना ही फिल्ट्रिफिकेशन भी कर देंगे लेकिन कुछ ना कुछ गैस का इमिशन ज़रूर होगा। तो जिससे क्या होगा कि एक ग्रीन हाउस गैस का जो इफ़ेक्ट है वो भी होगा कि उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग से जो जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इस तरीके की गैसेस जो मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए वो बढ़ेंगी तो कार्बन कंटेंट या इस तरीके की जो भी ग्लोबल वार्मिंग गैसेस के पार्टिकुलेट्स हैं वो बढ़ेंगे। तो क्या होगा कि जितने भी कोस्टल जो सिटीज़ हैं या फिर जो रिवर बेड्स या रिवर बॉडीज़ के इर्द गिर्द जितनी भी टेरिटरीज़ हैं, जगह हैं, शहर हैं या गांव हैं, जो भी हैं, तो उनमें ख़तरा हमेशा बना रहेगा कि उसमें जो वाटर का लेवल है वो राइज़ कर सकता है, बढ़ सकता है। तो इसीलिए जो रिन्यूएबल एनर्जी उसका कॉन्सेप्ट तब ये आया कि ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है इन्वायरमेंटल कंसर्न से, कहीं ग्लोबल वार्मिंग से, एमिशन से। और इसकी ज़रूरत महसूस इसीलिए हुई क्योंकि जो एक बार 1973 यानी 1973 का जो ऑयल क्राइसिस आया था, मतलब जो तेल का संकट आ गया था, तो फिर जब तेल का संकट आया तो तब ज़रूरत महसूस हुई कि क्यों ना कोई एक ऐसी ऊर्जा ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पूरे पावर ग्रिड में हो या पूरे पावर सेक्टर कंट्रीब्यूशन में, एनर्जी सेक्टर में हो, जो कि रिन्यूएबल भी हो और जो कि इस तरीके से प्रकृति के ही फैक्टर से मिलके बनता हो या नेचर से ही प्राप्त होता। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे सोलर इरेडियंस यानी सूर्य की किरणें, सूर्य का जो रेडिएशन रेज़ हैं, और विंड जो है हवा है, क्योंकि ये तो हमेशा आएंगे ही, अगर इनको एक्सेस नहीं भी किया जाएगा इलेक्ट्रिकल तो ये तो हमेशा होंगे, नेचुरल होने वाले फिनोमिनन है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट इस एनर्जी के बहुत थे और
और जो है कि ऑयल क्राइसिस जो मेन कारण था, इसकी वजह से एक प्रकार की एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का जो डिमांड है उसकी जो बूस्टिंग हुई और उसके शेयर में, यानी जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है टोटल एनर्जी या पावर सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी का या फिर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का, सेम बढ़ गया। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज या रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो दोनों सेम चीज़ हैं और दोनों सेम चीज़ हैं। और इसके साथ साथ एक इसमें ये चीज़ें हैं कि कुछ इश्यूज भी, कुछ पॉइंट्स भी हैं या चैलेंजेस कह सकते हैं, या फिर एक एनर्जी जो प्रोफाइल है प्रोडक्शन के अपना समय होता है कि जैसे सोलर है, सूर्य एनर्जी है, तो रात को तो हो नहीं सकती, तो रात में प्रोडक्शन नहीं होगा। और विंड एनर्जी है तो विंड एनर्जी तभी होगी जब विंड बहेगी या हवा जब होगी या फिर जब वायु बहेगी, पवन जब चलेगी, तभी जो है विंड एनर्जी होगी। तो जब पवन का चलना होगा तभी जो है क्या पैदा होगा कि विंड एनर्जी होगा, ठीक है। तब विंड एनर्जी विल ओनली सर्वाइव, विंड एनर्जी विल ओनली प्रोड्यूस द पावर व्हेन देयर वुड बी फ्लो ऑफ द विंड, या पवन का जब चलना होगा तब ऐसा होगा। अब क्या है कि इसी चीज़ से क्या होता है कि जैसे अर्ली मॉर्निंग या सुबह के टाइम पे जो भी पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, उस समय पे सूर्य की किरणों में जो गर्मी होगी वो थोड़ा कम होगी, तो उस समय पर पावर का जो प्रोडक्शन है वो कुछ और होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन। और फिर एनर्जी का प्रोडक्शन जो बिल्कुल मिड डे है और बिल्कुल चिलचिलाती गर्मी है और एकदम पावर जो सोलर मॉड्यूल्स हैं उन पर डायरेक्टली पड़ रहा है और ज़्यादा चटक धूप है, तो उससे क्या होगा कि उससे रेडिएशंस या इरेडिएशन ज़्यादा होने से ज़्यादा पावर प्रोड्यूस होगी, शाम को थोड़ा कम होगी। तो इसीलिए एक एनर्जी के प्रोडक्शन का प्रोफाइल या एक कर्व, एक वेरिएशन होता है। तो चूंकि वेरिएशन करते रहता है एनर्जी प्रोडक्शन और पावर प्रोडक्शन, तो इसे बोलते हैं स्टोकेस्टिक नेचर ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। तो इसीलिए जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं वो स्टोकेस्टिक इन नेचर, मतलब बदलते रहते हैं कि कभी ज़्यादा पावर प्रोडक्शन हो रहा है, कभी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कभी कम हो रही है, डिपेंडिंग अपॉन द पैरामीटर। और वो पैरामीटर क्या है? अगर सोलर पावर प्लांट है तो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य के रेज हैं, सोलर इरेडियंस है। और अगर विंड है तो विंड है, हवा का जो फोर्स है या हवा का जो भी वेलोसिटी है वो है। तो इसीलिए आज का जो ये वीडियो देखा था या आज के जो डिस्कशन है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे है। और रिन्यूएबल एनर्जी पे जब जैसे जैसे आगे देखते रहेंगे कि किस तरीके से सोलर एनर्जी को और देखेंगे, और इसमें सोलर टाइम, सोलर रेडिएशन का जो डेटा है या सोलर टेम्परेचर, सोलर जो थर्मल सिस्टम है कि कैसे सूर्य की किरणों को थर्मलनेस या फिर हीटर के लिए यूज़ करते हैं। और फोटोवोल्टाइक सिस्टम है, किस तरीके से फोटोवोल्टाइक सिस्टम यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे वर्क करता है फोटोवोल्टाइक सिस्टम या पीवी सिस्टम। विंड एनर्जी है और बायोमास है। और इसके बाद एक हाइब्रिड सिस्टम भी हो सकता है कि जहाँ पर दोनों चीज़ें साथ में भी हों, सोलर भी हो और विंड भी हो, तो इसे हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। जियोथर्मल एनर्जी है और ओशन एनर्जी है और स्मॉल हाइड्रो सोर्सेज हैं। स्मॉल हाइड्रो सोर्सेज को भी जो है वो मिनी हाइड्रो जो सोर्सेज होते हैं, छोटे हाइड्रो सोर्सेज, हाइड्रो रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी या जनरेशन, उनको भी रिन्यूएबल एनर्जी पे ही लेते हैं। और ऐसे मिसलेनियस जो हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे फ्यूल सेल है, हाइड्रोजन एनर्जी है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो थोड़ा होता है, लेकिन उसके बाद जो उसमें मेंटेनेंस है वो कम है और उसमें जो प्रॉफिट है वो भी अच्छा है और पॉल्यूशन फ्री एनर्जी। तो इसीलिए जो रिन्यूएबल एनर्जी है आजकल बहुत ज़्यादा बूस्टिंग है और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा एक एडवांस और ट्रेंडी टॉपिक है, जिसमें कि जो है बोलना जो है जिसका कंट्रीब्यूशन एनर्जी सेक्टर में बहुत ज़्यादा है। तो आने वाले जो भी डिस्कशंस होंगे या जो भी वीडियोज़ होंगे उसमें बारी बारी से देखते जाएंगे कि किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी में और क्या नया डिस्कशन है, क्या नई शोध है और कैसे कैसे इसमें इनोवेशन है, क्या कुछ है और क्या कुछ प्रीवियसली चला आया और क्या कुछ नया है, क्या फोरकास्टेड और हो सकता है। और इसके अलावा जो एक समराइज्ड वे में पैटर्न है वो इतना है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो पॉल्यूशन फ्री सोर्सेज हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं और नॉन कन्वेंशनल जो है सोर्सेज भी नहीं बोलते हैं और ये प्रकृति जन्य होते हैं और प्रकृति से ही मिलते हैं। और ऐसी ऊर्जा जो है स्वच्छ ऊर्जा है जिसे ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी भी बोलते हैं
और इस प्रकार की जो ऊर्जा है वो अब आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। एनर्जी जो है इस प्रकार की बहुत ही ट्रेंडिंग में है, और इसके आगे जो फर्दर वीडियोज़ होंगे उनमें और भी ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही।